हमारे सबके फोन चालू है, कांग्रेस के हर विधायक के जो यहाँ जयपुर में उनके सबके बंद है। ऐसा क्या हो गया? बीजेपी के पास नंबर गेम ही तो नहीं बना। नंबर गेम बनता तो आपने सरकार तो गिरा ही दी थी। वो नंबर गेम पर फेल हो गए। बार बार कह चुके हैं, मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस का अपना झगड़ा, उस झगड़े को निपटाने में नाकामयाब होने के बाद बीजेपी पर तोहमत। देखिए, गृह विभाग भारत सरकार का इसलिए कूदा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के नेताओं ने वहां जाकर रिक्वेस्ट की है कि हम फंस जाएंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान के पास पूरे सबूत है, ऑडियो सही है। जो लोकेश शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, इसने इसको किया है और मुख्यमंत्री जी के ओएस जी बताए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा के किया है, जिसका उन्हें अधिकार ही नहीं था। भाजपा के शासित प्रदेशों के अंदर जाकर के भाजपा की पुलिस और भाजपा की सरकार के मदद से ही शरण क्यों लेने के लिए जरूरत इन एमएलए को पड़ रही है। आज सबसे पहला प्रश्न ये है, मैंने पहले दिन कहा कि इस समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा उस दिन फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 10वां दिन है आज ये राजस्थान के सियासी ड्रामे का, लेकिन अभी तक कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। हाँ, इतना हम आपको जरूर बना सकते हैं कि आखिर हर खेमे में इस वक्त किस तरह के गोटियां चली जा रही हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं पायलट खेमे से। पायलट खेमे को अभी करना है इंतजार, क्योंकि कल हाईकोर्ट में होनी है उनके विधायकों पर सुनवाई। दूसरी तरफ स्पीकर अगर कुछ भी कदम कुछ विधायकों पर उठा सकते हैं तो मंगलवार तक का इंतजार करना होगा। इधर गहलोत खेमा बुधवार तक फ्लोर टेस्ट की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन तीसरी तरफ एसीबी की जांच के जरिए किसी न किसी तरीके से गहलोत सरकार अब खुलकर पायलट खेमे को और बीजेपी को घेरने की तैयारी में आर पार की जंग करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, तभी एसआईटी की एक जांच टीम गठित कर दी गई है जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। लेकिन इधर तो कांग्रेस का यह आरोप है कि गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले में कूद गया है। तो क्या यह सियासी लड़ाई अमित शाह वर्सेस अशोक गहलोत राजस्थान में बन गई है? यह रिपोर्ट देखिए। फिर शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सुप्रिया श्रीनाथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगी चर्चा के लिए। साथ साथ एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। कुछ इसी अंदाज में जयपुर के होटल में कांग्रेस विधायक मस्ती में हैं। लेकिन बाहर इनके मुखिया अशोक गहलोत का सिरदर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। फोन टैपिंग के मामले में पहले बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की और अब केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग लिया है। इस बीच राज्य सरकार ने ऑडियो टेप की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। जांच की जिम्मेदारी उसी आईपीएस अधिकारी विकास शर्मा को सौंपी गई है जो दलबल के साथ भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए मानेसर पहुंचे थे। लोग परेशान हैं आज की दृष्टि में अपनी रोजी रोटी के लिए। ऐसे समय में सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसके बारे में कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। यह राजस्थान की जनता को सबसे ज़्यादा पीड़ा है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में किसी होटल में बंद होने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका समाधान तो फ्लोर का ऊपर ही होगा। इस तरह से उनके बागी कांग्रेस के जो एमएलए उनके साथ आकर जिस तरह से बीजेपी खड़ी हो गई है, बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल ऑफिस से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, बार बार कांग्रेस की तरफ से वो बोलते हैं, कांग्रेस के बागी विधायकों की तरफ से। तो अचानक इतना प्रेम कहां से उमड़ गया? राजस्थान के सियासी रण में हर पल ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। पहले एसओजी ने पायलट गुट के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया और जब तक इस बात का जवाब समझ में आता कि देशद्रोह केस कैसे बनता है, तब तक एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एंट्री मारी और भंवरलाल, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
ना वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते। हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं, सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे, तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इधर एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। कांग्रेस के एक विधायक दावा कर रहे हैं कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार किया गया संजय जैन वसुंधरा राजे का करीबी है। ये जो संजय जैन है जिसको पकड़ा गया है, ये संजय जैन आज से 8 महीने पहले मेरे पास भी आया था और इसने मेरे से भी बात की थी कि साहब आप वसुंधरा जी से मिल लो, आप उनसे मिल लो, इस तरह की बातें इन्होंने और भी दूसरे लोगों से। पायलट गुट को पस्त करने के तमाम हथकंडे अपनाने के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी दांव में भी जुट गए हैं। खबर है कि बुधवार को यानी 22 जुलाई को वो विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। बुधवार इसलिए क्योंकि कल हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई तय है और परसों शाम तक स्पीकर कोई फैसला ले सकते हैं। भाजपा ने तो अब ये भी बयान दे दिया आगे बढ़कर, घबराकर, ये बहुमत संपूर्ण देखकर कि कांग्रेस की सरकार को, बड़ी अजीबोगरीब है, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। भाजपाई षड्यंत्र का राजस्थान की सरकार गिराने का भंडाफोड़ उनके इस 2 बयानों से ही हो जाता है। किसके पास कितना दम है, इसको लेकर अपने अपने दावे हैं। इस बीच बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत को समर्थन का ऐलान किया है। उधर अशोक गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में अलग अलग लोगों के 43 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के और दूसरे अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। अभी 68,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, अभी नहीं हुआ 68,000 करोड़ के, जिसपे वो बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब बैठे बैठे ठाले बैठे हैं वो, तो एक टीम उनकी इसी काम में लग रही है। कुछ उनके मंत्री केंद्र के वो सारे यहाँ पर ईडी इनकम टैक्स कब किसके घर आ जाए, कब मेरे घर आ जाए, कुछ पता नहीं है। ये मेरे यहाँ भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वहाँ जो बागी कांग्रेस के लोग हैं वो तय कर रहे हैं कि वहाँ जाइए, उसके यहाँ ईडी का छापा डालिए, उसके यहाँ इनकम टैक्स का कीजिए, उसको सीबीआई से डराइए। जंग सियासी है, लेकिन एसओजी, एसीबी, एसआईटी और आईटी से लेकर दूसरी एजेंसियों को भी लगाया गया है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। बहरहाल कल हाईकोर्ट के फैसले पर आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथी कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी। शाहनवाज जी, कांग्रेस का सीधा कहना है कि चूंकि आप लोग इस पूरे मामले में दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका था, इसीलिए अब गृह विभाग उल्टा ये पता करने की कोशिश में है कि किसने कहां से फोन की जानकारी ली, टैपिंग की, मामला फंसाने की कोशिश है। क्या चल रहा है, कहां पे खड़े हैं आप लोग राजस्थान में? देखिए, ये चेहरा भी कांग्रेस का है, दाढ़ी भी कांग्रेस की है, तिनका भी कांग्रेस का है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को अपने नेतृत्व पर, अपनी नीति पर कोई भरोसा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का नेता और विधायक जो उनके सिंबल से चुनकर आए हैं, उनका भरोसा कांग्रेस से है, देश की जनता का भरोसा तो पहले ही टूट गया। अगर वो अपने विधायकों पर अविश्वास कर रहे हैं, कोरोना की एक मजबूत लड़ाई देश में लड़ी जा रही है सब राज्यों में। अशोक गहलोत जी मुगले आजम फिल्म दिखा रहे हैं अपने विधायक को, वहाँ गाना अंतराक्षी चल रही है और वहाँ आईसीयू में और आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मरीज परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा कि आखिर इस मोड़ पर वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं संभाल रही। और इल्जाम हर बार बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। अच्छा, ठीक है, जब आप मिल कर रहे हैं, ओथ लें तो आप खुद ले लें। और क्या ये सरकार इन एब्सेंशिया है? ठीक है, क्या एक ऐसी सरकार है जिसका, ठीक है, जो एब्सेंट है, चल रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे सुप्रिया जी से, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर जैसे ही सुप्रिया जी जुड़ती है मुझे बता दीजिएगा। शाहनवाज जी, ये बताइए कि फोन में
खरीद फरोख्त की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, या फोन टैपिंग कौन करा रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है? देखिए, एक जांच का विषय है कि ये फोन टैपिंग हुई है या फर्जी है, या किसकी ये हुई है या किसकी इजाजत से हुई है। सवाल ये है किसको अधिकार है। राजस्थान सरकार के होम सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी इजाजत नहीं है, उसके एक SOP बनी हुई है कि किसका फोन जब टेप होगा तो किसकी इजाजत लगेगी। तो एक बड़ा विषय है कि ये फोन टेपिंग सरकार ने की या नहीं की, किसने की, क्यों की, किसकी इजाजत से की, ये देश जानना चाहता है। दूसरी बात, किसी का भी नाम ले लेंगे, कहेंगे आगे जांच कर लीजिए। कल के कोई फोन टेप कर लें, आपका नाम अंजना जी ले लें, आपसे आवाज मिलती जुलती, और आपको कहेंगे नहीं आइए आप जांच करिए क्योंकि ये आपकी आवाज है। वाह, क्या कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बहानाबाजी कर रही है। ठीक है, दो सवाल है उनके। एक तो वो कह रहे हैं कि सही है टेप जी, और दूसरा वो कह रहे हैं सरकार इन एब्सेंशिया हो गई है, कोरोना से लेकर हर चीज में इतनी दिक्कत इस वक्त चल रही है और सरकार इन एब्सेंशिया है। दोनों पर आपका जवाब। मैं पहले, क्योंकि दो आंसर्स शाहनवाज भाई ने दिए, मैं पहले बात करना चाहती हूँ जो अभी वो कह रहे थे जब मैं ज्वाइन हुई। वो ये कह रहे हैं कि एक टेप है जो फर्जी है और ये है वो है। पहले दिन उन्होंने कहा फर्जी टेप है, उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इसकी CBI जांच हो। तो भाई पहले ये मन बना लें कि ये फर्जी टेप है या ये इसकी वाकई में पुख्ता जांच कराना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो लांछन लग रहा है ये छोटे मोटे व्यक्ति पर नहीं लग रहा है, ये केंद्र सरकार में एक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पे लग रहा है। आपको नहीं लगता है कि मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए उनकी कि वो अपना वॉइस सैंपल दे और आकर इस प्रोब को ज्वाइन करें? वो तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, बार बार पहले दिखते थे टीवी चैनल्स पे बात करते हुए, 3 दिन से उनका कुछ पता ही नहीं है, कोई बयान ही नहीं आ रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं, ट्वीट करते थे बहुत, बिल्कुल शांत हो गए। तो भाई जो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात शाहनवाज भाई कह रहे थे, उसका एक ही जवाब है कि अगर आपका गिरेबान वाकई में साफ है और अगर आप वाकई में सच्चाई का पुतला है तो आप आइए और प्रोब ज्वाइन करिए। आप आइए और इस अपना वॉइस सैंपल दीजिए, वो आप दे नहीं रहे। और आप CBI की धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि CBI आपके अंतर्गत है, CBI से जांच करनी होगी, करा ली जाएगी। लेकिन आज तो ये बताइए कि वॉइस सैंपल भाजपा की हरियाणा सरकार, केंद्र की सरकार जो दिल्ली में है, जो दिल्ली केंद्र सरकार जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है, वो क्यों नहीं देने दे रही है? जो बाकी विधायकों का क्यों नहीं गजेंद्र सिंह शेखावत अपना सैंपल दे? जवाब दीजिए शाहनवाज जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। सुप्रिया जी ने स्पेसिफिक आ रही हूँ, सुप्रिया एक बार कोरोना वाले सवाल पे आ रही हूँ, एक बार इसका जवाब जरा हो जाए। ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं वॉइस सैंपल। मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी सोर्स बताइए, टेप है, आपने टेप किया है, हिम्मत है तो सीधे बताइए कि आपकी सरकार अपने लोगों पर नजर रखती है। आपने अगर टेप किया है या आपके पास किस सोर्स से ये टेप आया है वो बताइए। दूसरी बात ये है, आप ऐसे ही किसी मंत्री का नाम ले लें और एक केस दर्ज कर लें अपनी सरकार बचाने के लिए और मंत्री वॉइस सैंपल देता रहे, ये कहां से जायज है? तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को मोरल अथॉरिटी क्या है? अब तो शुरू में कह रहे थे ना कि आपके ही नेता हैं, अभी तक तो बहुत से विधायक आपकी पार्टी में हैं, 2 लोगों को आपने सस्पेंड किया, वो तो आपके अपने कहे जाते हैं। तो क्या आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप टेप करें या फर्जी टेप के आधार पर केस? शाहनवाज जी, आप तो पुराने मजे हुए पॉलिटिशियन हैं शाहनवाज जी, पुराने मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। आप किस तरह का खेल, जो भी आरोप आप पर लग रहा है कि राजस्थान में सरकार विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है, आप अगर ये छानबीन करने चलेंगे कि फोन टैपिंग कौन करवा रहा था, तो शक के दायरे में तो आप आएंगे ही। शक के दायरे में नहीं आएंगे कि आखिर आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है फोन टैपिंग? अरे अशोक गहलोत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। जी वो ऐसे ही जादू की बात नहीं करते हैं शाहनवाज जी। वो जो कांग्रेस का जादू था ना, जिस दौर में जिस जादू के ऊपर वो जादूगर बने थे, वो जादू खत्म हो गया है। इसी लोकसभा के चुनाव में 0 सीट आई उस जादूगर किसी को। अगर जादूगर हैं तो उनके, आप जान लीजिए राजस्थान में 1 सीट भी वो नहीं जिता पाए अगर जादू था। दूसरी बात यह है कि वो पूरी तरह से अल्पमत के मुख्यमंत्री होकर अपनी ही पार्टी के बगावत को दबाने के लिए हम पर इल्जाम आयद करेंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं
और बारीक नजर रखते तो जरूर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आते हैं? हम अरे सर, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आती है? बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रही है? आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले गेम अच्छे से गोटियां बैठ जाए। नहीं, हम कोई गेम में है नहीं साहब, हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक का विश्वास अपने ही सरकार पर नहीं है, तो हम क्यों अविश्वास प्रस्ताव अभी ले आए? वो बताएं ना कि उनको वो अल्पमत में है या बहुमत में है। अंजना जी, सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब आप मेरा सवाल सुनिए। जब एक सेकंड सवाल सुनिए। जब एसओजी के एडीजी अपनी बाइट देते हैं, उसमें वो कहते हैं पर्सन ए पर्सन बी, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज है उसमें भी अज्ञात लोगों के खिलाफ, फिर ये मंत्री का नाम, मंत्री की ही आवाज है, ये सब तमाम आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, इसको साबित करने की जवाबदेही आपकी होगी। आपको समझ में आ रहा है? केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर आरोप लगाना, जो कि एसओजी तक नाम लिखने को तैयार नहीं है, वो भी पर्सन है पर्सन बी बोल रहे हैं, अज्ञात लिख रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, और इस सवाल का सीधा और सिंपल जवाब यह है कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो वो इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि वो जाकर ऐसी बात कह देंगे अगर उनके पास कोई प्रूफ करने की चीज नहीं होगी। समय आने पर वो बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। मैं दूसरी बात की बात कहना चाहती हूँ, इतना गैर जिम्मेदार कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, तो वो समय आने पर जिस समय उचित समय होगा वो प्रूफ होगा। मैं दूसरी बात एक ये कहना चाहती हूँ, शहनवाज भाई कह रहे थे हमें इससे क्या लेना देना है, अपने नंबर वो दिखाएं, तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी तो असेंबली में ही होगा। आप लाइए अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाना तो छोड़िए अंजना जी, आज पुनिया जी जो इनके भाजपा के अध्यक्ष है राजस्थान के, और राठौर जी जो विधायक दल के नेता हैं, उन दोनों लोगों ने कह दिया नहीं नंबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो दोनों स्वीकार रहे हैं, वो कह रहे नहीं हमें प्रेसिडेंट रूल नहीं चाहिए, कोई दिखाने की जरूरत नहीं। वो दोनों स्वीकार रहे हैं कि बहुमत। सतीश पुनिया जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। सतीश पुनिया जी जुड़ते हैं तो बताइएगा। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुमत अशोक गहलोत जी के पास है, ये स्वीकारना नहीं तो और क्या। और एक बात और कह दूं शाहनवाज भाई, आप तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ये सब बातें छोटे मोटे प्रवक्ताओं पे छोड़ दिया करिए। चोर चोरी करके ये कहे भाई सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा था, क्यों मैं पकड़ लिया गया, आपको उसकी ज्यादा चिंता है, या पब्लिक लाइफ में प्रॉपर्टी के चलते आपको चिंता ये ज्यादा होनी चाहिए कि चोरी हुई क्यों और कैसे आपके मंत्री का इसमें नाम आ रहा है। आप अभी इसी में चिंतित है कि भाई पकड़ कैसे लिए गए हम लोग, वो संवैधानिक था या नहीं था। अरे चोरी करते हुए पकड़े गए, कुकी जार में हाथ है आपका, और आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये बातें आपको शोभा नहीं देती है शहनवाज भाई। देखिए सुप्रिया जी कांग्रेस की बहुत उभरती हुई तेज तर्रार प्रवक्ता है। एक सेकंड शाहनवाज जी एक सेकंड, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन सुप्रिया जी एक सेकंड सुप्रिया जी से एक क्वेश्चन है मेरा। शाहनवाज जी एक सेकंड, सीसीटीवी लगाने में और फोन टैपिंग कराने में बहुत फर्क है सुप्रिया, ये आप भी समझती होंगी। फोन टैपिंग इलीगली करना और सीसीटीवी लगना, वो भी सरकारी तौर पर लगना, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, ये भी समझना पड़ेगा। और यही वो पेच है शायद जिस पर अगर केंद्र सरकार कहीं पर घुसकर अपना पैर डालने की कोशिश कर रही है तो वहां पर गलत फुटिंग पर आप भी पाए जा सकते हैं। ऐसा है कि ये टेप जो निकले हैं ये सोशल मीडिया पर आए थे, उसी के बाद ये मीडिया तक पहुंचे हैं। ये अशोक गहलोत जी ने अपने मुंह से बात कही है, बड़े जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने ये कहा है अगर ये प्रूफ हो गया कि ये फर्जी है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है एक मुख्यमंत्री के लिए कहना, वो हल्के आदमी नहीं है। जहां तक आप ये बात कह रही हैं कि संवैधानिक और इलीगैलिटी की बात, बिल्कुल हम ये बात समझते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये इसीलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और दमखम के साथ कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में जांच होनी चाहिए, ना कि ये जांच की ये कैसे हुआ है, वो भी समय पड़ने पर वो भी साफ हो जाएगा। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि फेसबुक पर कोई बात आई और उस आधार पर अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे। फेसबुक के आधार पर एक टेप, फर्जी टेप या असली टेप, उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि ये उनको जानकारी, इसका मतलब किसने की? इसका मतलब अगर वो कह रहे हैं पुख्ता जानकारी है और ये सही है तो क्या, ये जरा सुन लीजिए आप, फिर जवाब देंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ देंगे तो ये आधार नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े में आप हमसे कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं आपके मुख्यमंत्री पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, हमारे जो
गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, रोज हम लोग उनकी आवाज सुनते हैं, उनकी आवाज कहीं से मैच नहीं करती। आप 4 नाम ले लें, हम लोगों का नाम लिखते हैं और हम जाके जानकारी देते रहेंगे, ये नहीं हो सकता। और तीसरी बात आपने कही कि आपकी पार्टी के अंदर, अरे आपकी पार्टी का झगड़ा है, आपकी पार्टी के झगड़े में हमें क्यों घसीट रहे हैं? अगर आप अपने विधायकों को नियंत्रित नहीं कर रहे, अगर आपके विधायक ठीक है, ये समझाइए शाहनवाज जी, तो होटल में मुगल आजम तो देखना है, वो मुगल आजम दिखाने के लिए कोरोना काल में शाहनवाज जी एक सवाल है, सुप्रिया जी एक सेकंड, या मुगल शाहनवाज जी शाहनवाज जी, राजस्थान पुलिस और एसओजी जांच करे तो जांच के लिए वॉइस सैंपल नहीं देंगे, सीबीआई जांच करेगी तो वॉइस सैंपल दे देंगे। ये जांच का ये जो टीम, इन्वेस्टिगेटिव टीम का फर्क है, ये कोई भी 2 का 2 4 बना लेगा। इसको आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, जो अब सबको समझ में आ रहा है? शाहनवाज अंजना जी, अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री को, अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को, अपने ही विधायकों को नोटिस डलवाए। वो एजेंसी एसओजी के चीफ अशोक गहलोती जी हैं, वही उन्हीं के निर्देशन पर वो चल रही है। सीबीआई एक जिम्मेदार एजेंसी है जिस पर सबको भरोसा है। सीबीआई वो सीबीआई नहीं जो कांग्रेस के दौर में तोता बनती थी, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए तो सिर्फ इसकी वॉइस की नहीं पूरे प्रकरण की जांच हो जाए। आपके केंद्रीय मंत्री डेफेमेशन केस क्यों नहीं कर देते? अगर उनका कोई लेना देना नहीं है और इतना गंभीर आरोप नाम लेकर एक केंद्रीय मंत्री का घसीटा जा रहा है, डेफेमेशन केस क्यों नहीं कर देते? देखिए, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से कांग्रेस को ये चेतावनी दी है कि इस तरह से नाम एक फेसबुक के जरिए, सुप्रिया जी ने अभी सोर्स बताया ना कि फेसबुक पर आया और उसके जरिए अशोक गहलोत जी ने इतना बड़ा दावा कर दिया, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आखिर हमारे मंत्री का नाम इसमें जिस तरह से लिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों को एक किले में होटल नुमा, एक किला, आजकल तो राजस्थान में कई जो किला भी होता था ना, वो होटल बन गया है। और होटल नुमा जो किला है उसमें कैद कर रखा है, उसमें अच्छी अच्छी फिल्में दिखा रहे हैं, अंतराक्षी खेल रहे हैं, कोरोना पे कोई फिक्र नहीं है, राज्य की कोई चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री या पूरी सरकार इसी में लगी है। तो मेरी ये गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभल रहा, तो इल्जाम बीजेपी पे आयद मत कीजिए। जहां तक अपना ना घर संभलने की बात सुप्रिया जी जवाब दीजिए, राजस्थान चला रहे हैं या सिर्फ फिल्म और अंताक्षरी करा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल रहे हैं, गद्दी बचा रहे हैं अशोक गहलोत? ज्ञान है अंताक्षरी का और फिल्मों का, बहुत ज्ञान है भाजपा को, क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो स्मृति ईरानी जी से लेके प्रकाश जावड़ेकर जी तक सब लोग यही सब कर रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे घर के द्वंद्व से आपको बड़ी तकलीफ है, थोड़ा अपने घर के द्वंद्व को भी देख लीजिए। 3 गुट है राजस्थान में, और कितनी बात होती है कटारिया जी और पुनिया जी और वसुंधरा जी में, वो तो बात की बात है। आप मेरी एक ही बात का जवाब दे दीजिए। आपके एक बड़े सम्मानीय सदस्य हैं कैलाश मेघवाल जी, स्पीकर भी रह चुके हैं राजस्थान असेंबली के, सीनियर सदस्य हैं। उन्होंने कल अपनी ही पार्टी को हिदायत दी है और कहा है ये मसला मैं अपनी सीएलपी की मीटिंग में उठाऊंगा जब होगी तब, कि हॉर्स ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, मूल्यों की राजनीति करिए, मॉरल्स पे राजनीति करिए। ये कैलाश मेघवाल जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। आपकी पार्टी तो इतनी अकर्मण्य हो गई है कि जब हनुमान बेनीवाल आपके एलआई वसुंधरा जी पर लालछन लगाते हैं कांग्रेस के साथ साठगांठ का, तब आपकी पार्टी का एक आदमी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता है। तो अपनी गुटबाजी पर भी मैं निकालता हूं ना शब्द, इजाजत दीजिए, बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। और थोड़ी सी बात ये मैं बता दूं, आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही, कोरोना जैसी महामारी 10 लाख 11 लाख केस हो जाएंगे आज डे के एंड तक, हम नंबर 3 पर हैं, मौतों के में हम नंबर 8 तक हैं। आप वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन बिहार में 100 से ऊपर मौतें हो गई, आसाम में 100 से ऊपर मौतें हो गई है, बाढ़ में, उसके बारे में आप नहीं करिएगा। तो पाठ मत पढ़ाइए शहनवाज भाई, आप लोग जितना निंदनीय कार्य करते हैं। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही, वो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, ये हमारे जमाने की सीबीआई नहीं है, ये तो मोदी जी के जमाने की सीबीआई है। जब अस्थाना और वर्मा जी साथ मिलकर लड़ते हैं, 1:30 बजे रात को coup होता है और एक नया आदमी लाके सीबीआई में बैठा दिया जाता है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए सीबीआई की जांच मांगी जा रही है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। आपके जमाने में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको तोता बोला था। इस पर
और खुलवाए ना खुलवाए वो बोलेंगे। शाहनवाज जी एक काउंटर क्वेश्चन है सुप्रिया जी से, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन, एक काउंटर क्वेश्चन जी। अंजना जी, इन्होंने वसुंधरा राजे ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन बोला। सुप्रिया जी, आपको ये भी तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस राह चल रही है। एक सेकंड सर, कांग्रेस पार्टी किस राह चल रही है, कांग्रेस पार्टी की क्या परिस्थिति है। एक सवाल पूछो तो कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज हो जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि राज्य दर राज्य आपकी हवाइयां उड़ी रहती है, आपसी गुटबाजी इतनी हावी हो जाती है कि बीजेपी अपने तरीके से फिर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेती है। ये परिस्थिति को संभालना केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। बहुत लेट कर देते हैं हुजूर आते आते, और इसीलिए परेशानी इस हद तक पहुंच जाती है। क्या इस बात में 100 अन्ना सच्चाई नहीं है जो मैं कह रही हूं? हर राज्य में आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश में मामला आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बिगड़ा हो, आज वहां बीजेपी का शासन है। राजस्थान में जैसी परिस्थितियां हूं, सचिन पायलट लगातार कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन गहलोत उसके अभी भी आप देखिए, अंग्रेजी बोलने वाले, फर्राटे वाले, हैंडसम लुकिंग, मतलब ये अंत नहीं वो करना चाह रहे। ये बताता है कि आपकी जो राज्यों में परिस्थिति है वो खुद ही बीजेपी को रास्ता देती है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग गुस्सा हो जाते हैं सवाल सुन के, वो गलत बात है। गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। आप मीडिया में हैं, आपका काम है सवाल पूछना और हमारा काम है सवालों का जवाब देना। जहां तक आपने दिक्कतों की बात कही, तो मैं आपको 2-4 चीजें इसमें ये बताना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये है कि जिसको आप लोग कहते हैं बीजेपी फायदा उठा लेती है, वो फायदा उठाना नहीं है अंजना जी, वो लोकतंत्र की सरेआम कत्लेआम होता है पैसों के बल पर। ये सबने देखा है, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, हर जगह, और एजेंसीज के बल पे। शाहनवाज भाई आज एसओजी पर सवाल उठा रहे हैं और एसीबी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगी। मुझे एक बात और भी पूछनी है। आज मुझे ये बताइए कि आईटी डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट एकदम से इतना सक्रिय क्यों हो गया है? उनको क्या लेना देना? एकदम से रेडें शुरू हो गई राजस्थान पर। आज हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस हमें वॉइस सैंपल नहीं लेने देती है। आज कर्नाटक में भाजपा की सरकार सचिन पायलट जी के साथ उनके मंत्रियों, उनके एमएलए को वहां पर बुलाने और मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। ये कोई अवसरवादी नहीं है, ये लोकतंत्र की सरेआम दिन दहाड़े हत्या है। लेकिन जहां तक आपका सवाल था, ऐसा पर किसी होटल मालिक पर रेड हो, एक सेकंड सुप्रिया जी, किसी होटल मालिक पर रेड हो तो इससे कांग्रेस को क्या परेशानी है? किसी होटल मालिक पर रेड कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नेता पर थोड़ी रेड कर रहे हैं। अगर ये होटल के मालिक आपके मुख्यमंत्री से करीबी है तो इसमें तो होटल मालिक का रेड है। इसमें कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि आईटी और ईडी वाले पीछे पड़ गए हैं? ये तो होटल मालिक पर रेड है ना। अंजना जी, जिस दिन सवेरे अशोक गहलोत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा करते हैं, उसी दिन उनके 2 करीबी लोगों पर रेड होती है। ये एजेंसीज का अगर दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? इस पे मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में अभी। एक होटल मालिक मुख्यमंत्री का करीबी क्यों है? होटल का मालिक मुख्यमंत्री, एक होटल मालिक मुख्यमंत्री का करीबी क्यों है? वो जो 2 लोगों पर और रेड हुई है वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। और आपको अगर टाइमिंग से दिक्कत नहीं है तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि टाइमिंग क्वेश्चनेबल है इसमें। जहां तक आपने सवाल उठाया था कि कुछ दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस एक मोनोलिथिक पार्टी नहीं है। भाजपा एक आदमी के रिट पर, एक आदमी के चलती है। हमारी जो पार्टी है वो मोनोलिथिक पार्टी नहीं है, वाइब्रेंट पार्टी है, एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम से उठकर आई है। इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतों का मतलब ये नहीं होता कि आप दरवाजा खोल के बाहर चले जाइए। दिक्कतों का मतलब होता है आप घर पे रह के अपनी समस्याएं सुलझाइए। और जहां तक आपने कहा नेतृत्व की बात, नेतृत्व ने बहुत यंग टैलेंट को नर्चर किया है। ये जिन लोगों का आपने नाम बोला है, वो शीर्ष नेतृत्व की वजह से ही 26 साल में एमपी बने और 30 साल में कैबिनेट में मंत्री बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 15 साल में 8-8 प्रमोशन मिले थे। कम लोगों के साथ राजनीतिक दलों में ऐसा होता है। तो कहीं पर 1-2 लोगों का नाम लेकर जरूरी है ये भी समझा जाए कि अगर एक आरपीएन सिंह और सुष्मिता देव और राजीव सातव जैसे लोग भी इस पार्टी में हैं, तो ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हम भी यंग टैलेंट को करते हैं। मैं तो पलट के ये पूछ सकती हूँ, आ रही हूँ आपके पास, थोड़ी आपकी आवाज रुक गई है सुप्रिया जी। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास। शाहनवाज जी आपके पास आ रही हूँ जल्दी से,
देखिए, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी को यह समझना पड़ेगा, आज राजस्थान के सियासी ड्रामे का 10वां दिन है। पहले दिन से लेकर आज तक आपकी यही छवि है कि आप किसी भी तरीके से अगर एक कमजोरी सामने वाले की मिल जाए, उसके बाद बहुमत की बनी हुई सरकार का भी कोई अर्थ राज्य में नहीं रह जाता है। किसी न किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके आप अपनी सरकार बना ही लेते हैं। और एक नहीं, ऐसे कम से कम 6-7 राज्य हैं जो कि लगातार एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर गोवा, तमाम जगहों का। शाहनवाज जी, देखिए अंजना जी, हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो आईटी के डिफॉल्टर हैं उससे कांग्रेस का संबंध क्यों होता है? या ईडी कोई जांच कर रही है, कांग्रेस उससे अपना रिश्ता क्यों जोड़ लेती है? इसका मतलब उन सब से रिश्ता है और इसको कबूल करना चाहिए कि उनसे रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस से, अगर कांग्रेस नेतृत्व से मोह भंग हो रहा है विधायकों का, तो हम क्या करें? यानी हम इंडियन टीम जाकर कोई पाकिस्तानी टीम के अंदर टूट होती है तो उसको जाके हम मैच जिताने तो नहीं जा सकते। अगर कांग्रेस पार्टी में पहले दिन अशोक गहलोत और आप कांग्रेस पार्टी की टीम को पाकिस्तान की टीम बना दिया आपने, अब यही बाकी रहा था सर। नहीं, हम क्रिकेट की टीम में नहीं, वो वाली टीम नहीं बताई। मैंने आपसे कहा हमारा कोई खिलाड़ी जब दूसरे खिलाड़ी से, दूसरे देश के खिलाड़ी, चलिए श्रीलंका बता दीजिए आप, फ्रेंडली कंट्री, मैं कह रहा हूं अगर दूसरे देश के खिलाड़ी हमसे मैच खेलते हैं तो हम जाके उस टीम को जिताने नहीं जाएंगे ना। हमारा काम है अपना मैच खेलना, हम खेलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों को, वो हिट विकेट खुद हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें ऐसा बॉल मारा कि हम हिट विकेट हो गए। अरे साहब, अपना विकेट संभालिए, अपने विधायक संभालिए, आप अपनी कमजोरियों को खुद कम कीजिए। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी से उनके विधायकों का, उनके नेताओं का मोह भंग हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आ गई? शुरू से क्या पहले दिन आपको नहीं पता अंजना जी? पहले दिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सतीश पुनिया जी जुड़े क्या हमारे साथ? हुआ था क्यों इतना बड़ा हंगामा हुआ था? क्यों टायर जलाए गए थे? क्यों प्रदर्शन हुआ था? क्या कांग्रेस नेतृत्व बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का रोल था? ठीक है, पूछती हूं उनसे। डिवीजन था। आपके बीजेपी के अध्यक्ष मिल गए हैं राजस्थान के, शाहनवाज जी। ठीक है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। मित्र हैं सतीश पुनिया जी हमारे साथ, बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान के जुड़ गए हैं। पुनिया जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या चाहते हैं आप लोग? सीबीआई जांच हो पूरे मामले की, या फिर आपको लग रहा है कि सिरे से पूरे मामले में ही गड़बड़ है? बीजेपी का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि पहले एसओजी की टीम जब जाती है तो वॉइस सैंपल देते नहीं है विधायक न मंत्री, अब आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं, फिर इधर अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला रहे हैं। आपकी इस वक्त स्थिति, परिस्थिति और अगला कदम राजस्थान में क्या है? पुनिया जी। अंजना जी, वैसे तो कुछ बातें रिपीट होंगी, लेकिन केवल इतना ही शुरू करूंगा मैं कि कांग्रेस की अपनी कमजोरी हमारे माथे, और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ, जिस सीबीआई की जांच की प्रश्न आपने पूछा है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में अप्रत्यक्ष तौर पे आपातकाल है, 2 बार बाड़ाबंदी हुई, राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई, विधायक पूरी सरकार बाड़े में बंद है, फोन की टैपिंग हुई, एसओजी और एसीबी का डर दिखाया गया, निर्दलीय और छोटे छोटे विधायकों को पकड़ पकड़ के लाया गया। बीटीपी के विधायकों का दृश्य आपने देखा होगा, किस तरीके से उनके पास साथ मिसकंडक्ट हुआ, उसके बाद फिर उनको लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कराया गया। तो पिछले कई दिनों से अपनी कुर्सी बचाने के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी को दांव पे लगा दिया। इतने में उन्होंने बीजेपी को डिफेम करने की कोशिश की। उसकी मैं रणजीत सिंह सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ऐसे बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हो। वो कह रहे थे तुरंत गिरफ्तार करिए गजेंद्र सिंह को। गजेंद्र सिंह कौन? कोई जांच हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, उस पर किसी तरीके से तुरंत गिरफ्तारी कीजिए। यानी ये टैप आया कहां से? सीएमआर से वो सारी चीजें जारी होती है, प्रेस रिलीज जारी होती है, ये टैप जारी होता है, तो सीधे सीधे निजता का उल्लंघन है। और इस तरीके से विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को डराने की कोशिश हुई। अब यदि आप ये चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है, तो आपकी एसओजी और एसीबी तो ठीक है, और सीबीआई पे प्रश्न खड़े करते हो आप। ठीक है, अगर ये निजता का उल्लंघन है, अगर ये गलत है और नजर है केंद्र सरकार की, तो मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते आपकी मंत्री? क्योंकि एसओजी की जो एफआईआर है उसमें भी नाम नहीं लिखा गया है, एडीजी भी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से नाम लिया जा रहा है। तो अगर आपके केंद्रीय मंत्री वाकई अबव बोर्ड है, कोई
लेना देना नहीं है आप लोगों का, तो मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? होगा ना, तो आज ही थोड़ी होगा, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। अभी आपको ध्यान हो तो एफआईआर रजिस्टर हुई है। ये जो लोकेश शर्मा जो चीफ मिनिस्टर का ओएसडी है, जिसके यहाँ से ये फोन टैप जारी हुआ है, उसके खिलाफ अशोकनगर थाने में एफआईआर जारी होगी, शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री के खुद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, तो ये तो शुरुआत है। अभी देखिए आगे आगे जिस तरीके से कंडक्ट करेंगे उसका मुकाबला करेंगे। हम क्या मना कर रहे हैं? वो यदि मानहानि करेंगे और तो अगर गहलोत, ठीक है, और गहलोत सरकार, ठीक है ठीक है, पुनिया जी आप भी बोलते रहे हैं, कटारिया साहब भी बोलते रहे कि अल्पमत की सरकार गहलोत साहब चला रहे हैं और उधर फिल्में दिखा रहे हैं, कभी मुगले आजम दिखाते हैं, कभी अंताक्षरी खिलाते हैं। तो फिर आप लोग को राजस्थान की अगर फिक्र है, आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं जल्दी से लाते हैं? देखिए, कमजोरी उनकी, अल्पमत उनका, साबित उनको करना है। आप एक ही बात बता दीजिए, पहले दिन उन्होंने कहा 109 लोग हैं। 109 लोग होते तो राजभवन में कभी की परेड हो चुकी होती। कल 102 की सूची जारी की है, वो भी कब? जब बीटीपी के 2 लोगों को वापस पकड़ के लेकर आए, और बीटीपी पहले तटस्थ होने का लेटर दे चुकी है। अभी तो ये सियासत और इस शतरंज का खेल चल रहा है। संख्या उनके पास आज भी नहीं है, उनको खुद को आशंका है। यदि ऐसा नहीं होता अंजना जी, तो सरकार पिछले 15 दिन से बाड़े में क्यों बंद होती? इस कोरोना के कालखंड में सारे काम हुए हैं। राजस्थान में गैंग रेप की घटनाएं हुई हैं, टिड्डी का हमला किसानों पर हुआ है, जिस तरीके से वहां पर फुटबॉल खेली जा रही है, कैरम खेला जा रहा है, इटालियन डिश बनाई जा रही है। राजस्थान की जनता जवाब मांगती है, मंत्री और विधायक हैं कहाँ? और यदि ये डर नहीं होता तो फिर बाड़े में बंद खोल दीजिए। ठीक है, चलिए, दूध का दूध पानी का पानी होना, जिस जो एक मुहावरा पिछले कई दिनों से हम लोग लगभग 10 दिन से राजस्थान में सुन रहे हैं, उसके लिए लगता है पुनिया साहब अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ तो मामला है जिसमें फ्रंट फुट पर आप भी बैटिंग करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सरकार अल्पमत में है तो विश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हैं, अगर एक मंत्री का नाम जबरन डाला जा रहा है, कीचड़ में उछाला जा रहा है, तो मानहानि का केस होना चाहिए। तीसरी तरफ अगर वाकई फोन टैपिंग और निजता का हनन हुआ है, तो फिर केंद्र सरकार इस मामले पर क्या कर रही है, इस पर नजर रहेगी। क्योंकि गहलोत कोई बड़े मजे हुए माहिर खिलाड़ी हैं, उनको भी पता है किस कदम पर कहां क्या करना है, और उसमें इस वक्त वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और धन्यवाद आपका पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शाहनवाज जी और सुप्रिया जी बने हुए हैं, लेकिन एक खबर आप दोनों भी सुन लें जो इस वक्त आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा दें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा। जी हां, शरद पवार का ये बड़ा बयान जो इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। शरद पवार ने सीधा हमला किया है नरेंद्र मोदी का। हालांकि याद रखिए, चाहे वो कोरोना के खिलाफ परिस्थितियां हो, भारत चीन का मसला हो, विवाद हो, कई जगहों पर नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचते रहे शरद पवार। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राष्ट्र का जब मामला हो, पड़ोसी मुल्क से सरहद का मामला हो, तो सरकार के साथ ही चलकर विपक्षी पार्टियों को चलना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर वो घेर रहे हैं सरकार को। इकोनॉमिक फ्रंट पर उनका सीधा कहना है कि अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह के कदम उठाने चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाए जा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनने से कोरोना हार जाएगा। हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी, ये तय करना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है। शरद पवार ने कहा कि सरकार को देश की आर्थिक हालत पर ध्यान देना चाहिए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो शायद इन तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए शरद पवार का ये कटाक्ष सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। याचा निकाल प्रत्येकाने घेत असणार. आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण काढणार नाही. काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्याने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती नाही. तो शरद पवार का ये बयान आपने सुना है। हमारे साथ वाईपी त्रिवेदी साहब जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शाहनवाज जी बताइए, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर आपका ध्यान नहीं है, आपको लगता है कि राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है शिलान्यास के लिए पहुंचने का, उस पर यह कटाक्ष है उनका, क्या जवाब होगा आपका शाहनवाज जी? देखिए, पहले ही जवाब है मेरा। मैं आपसे कहता हूं कि
कोरोना से मजबूत लड़ाई भी लड़ेंगे, सीमा की रक्षा भी करेंगे, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और करोड़ों लोगों की जो आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, उसको कोरोना रोक नहीं सकता है। वो काम है इतने दिनों के इंतजार से, जब वो काम है वो काम शुरू हो रहा है और इसमें इसको कोरोना से जोड़कर उनका दिया गया बयान मैं वाजिब नहीं मानता। मैं मानता हूं कि करोड़ों लोगों की, इस देश के हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था है और बहुत बड़ा विश्वास है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए। तो देश में न्यूज़ चैनल भी चल रहा है, सरकार भी चल रही है, हम अन्य काम भी कर रहे हैं। तो क्या कोरोना आ गया तो राम मंदिर का काम रोक दें? ये संभव नहीं है। राम मंदिर अपनी जगह वहाँ जो एजेंसी है वो बनाएगी, वो जो कमेटी है वो काम करेगी, लेकिन सरकार कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है और उसमें कोई कोताही नहीं बरत रही। वाईपी त्रिवेदी साहब जुड़े हमारे साथ, तो फौरन मुझे बताइएगा। सुप्रिया जी, ये जो कह रहे हैं इस वक्त शरद पवार, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का जो राम मंदिर का दौरा है शिलान्यास का, उस पर उनका कटाक्ष है। वो कह रहे हैं कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनने से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और कोरोना भाग जाएगा। सुप्रिया जी, ये शरद पवार जी का बयान है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। एक कमेटी बनाई गई है जो राम मंदिर बनाएगी, हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसका अपना काम होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण करना मुझे लगता है गलत होगा। लेकिन जहां तक इकोनॉमी की उन्होंने बात करी है, ये तो 100% सच्ची बात है कि इस सरकार की प्राथमिकताओं में इकोनॉमी कहीं है ही नहीं। आज अगर मनरेगा ना होता तो गांव में लोगों का क्या हाल होता, खाद्य सुरक्षा ना होता तो लोगों को खाने को कहां से मिलता। आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आज ये कह रहे हैं कि हम बड़ी हिम्मत से कोरोना से लड़ेंगे, पता नहीं कौन सी हिम्मत बता रहे हैं। 11 लाख लोग संक्रमित यहाँ पे हो चुके हैं, डेथ रेट में हम 8th नंबर पे आ गए हैं, हम यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड हैं और उसके बाद भी हमारे यहाँ मौतें रशिया से ज्यादा हो रही हैं। किस तरह की बातें हो रही है मैं समझ नहीं पा रही। और चीन पर तो हैरत अंगेज बयान आया है रक्षा मंत्री का। वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है लेकिन इसका क्या हल होगा और किस तरह से डिसएंगेजमेंट हो सकेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ऑलमोस्ट उन्होंने अपने हाथ उठा लिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से शहनवाज जी अपना सीना ठोक के कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया से कोरोना से लड़ाई हो रही है। कोरोना की लड़ाई में हम पूरी तरह से विफल हैं और उसके चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। कल मेरा चश्मा टूट गया था, कनॉट प्लेस तक जाना पड़ा। 80% दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में, छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा ये तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगी। वैसे कल सैटरडे था, ठीक है, संडे को तो कई दुकानें सीपी में वैसे बंद रहती हैं। जल्दी से चलते हैं, हमारे साथ वाईपी त्रिवेदी जुड़ गए, एनसीपी के नेता। त्रिवेदी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। शरद पवार ने कहा है, एक सेकंड, शरद पवार कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना नहीं भाग जाएगा, तो क्या उनका कटाक्ष प्रधानमंत्री पर है, एक क्योंकि वो शिलान्यास के लिए जा रहे हैं, या फिर शरद पवार ये चाहते हैं कि कोरोना को अगर से लड़ाई लड़नी है तो राम मंदिर का काम रुक जाना चाहिए? क्या कहना चाह रहे हैं वो? और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़ा हमला किया है मोदी सरकार पर, इस पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर तो आस्था का सवाल है, वो अपनी अपनी जगह पे लोगों की आस्था रहती है। मगर आप आर्थिक स्थिति के बारे में मुझे पूछे तो मैं मानता हूं कि बहुत चीज करनी चाहिए थी, अपने को करना चाहता था मगर हुआ नहीं है। मैंने मेरे फेसबुक मैसेज में लिखा था कि अपन पहले से नक्की क्या होता। किसको लगता है कि राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा? ठीक है, पहले मुझे ये समझाइए, जब वो कह रहे हैं किसको लगता है ऐसा देश में कि राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा? राम मंदिर बनाने से या नदी किनारे जाके तपस्या करने से कोरोना भागने वाला है नहीं। कोरोना का इलाज अलग है, वो क्षेत्र अलग है। किसको लगता है कि भाग जाएगा? मैं त्रिवेदी साहब सवाल का तो जवाब दीजिए ना सर, आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। शरद पवार जी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनने से कोरोना भाग जाएगा, किसको लगता है कि राम मंदिर बनने से कोरोना भाग जाएगा? वो मुझे मालूम नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं। आपको नहीं मालूम? मैं मानता हूँ ये संत लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा, मगर मैं नहीं मानता हूँ कोरोना भागता है। ऐसा राम मंदिर बनाने के तो विश्व में से, दुनिया में, सारी दुनिया से कोरोना निकल जाता था। अच्छा, मतलब हवाई बातें हैं जी, हवाई बातों पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब हवाई बात है, साइंटिफिकली एस्टैब्लिश नहीं है।
अच्छा। मैं तर्कशास्त्र में मानता हूँ, लॉजिक में मानता हूँ, लॉजिक में बैठता नहीं है। कोई नदी किनारे जाके कोई प्रार्थना करे, इससे भी कोरोना भागने वाला नहीं है। कोरोना भगाने के लिए अपने को वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी। शाहनवाज जी, अर्थव्यवस्था को लेकर लेकिन कुछ गंभीर सवाल है जिसका सामना आपकी सरकार को करना पड़ेगा। किस तरह से उसे पटरी पर लाएंगे? एक मंडे से लेकर फ्राइडे तक के 4 बजे या 6 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो जाएगा, उससे कहीं आगे बढ़कर कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, एक तो सुप्रिया जी का शुक्रिया कि कम से कम वो गलती जो कांग्रेस के नेता और कपिल सिब्बल कहते थे कि राम मंदिर के निर्माण के काम को चुनाव के लिए मत कोर्ट को कहते थे कि आगे बढ़ा दीजिए, वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हजारों नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का है और पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने। दूसरा, राम मंदिर को कोरोना से क्यों जोड़ा जा रहा है? जिस तरह अंजना जी अभी सावन का महीना है, आप घर में पूजा करती होंगी, इबादत करती होंगी, हर कोई करता है। तो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसमें कोरोना, हमने कब कहा कि कोरोना इससे भाग जाएगा? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी भागे ना भागे, आप लग रहा है अर्थव्यवस्था के टॉपिक से भाग रहे हैं सर। नहीं, मैं नहीं भाग रहा हूँ, उस पर भी सर लग रहा है आप अर्थव्यवस्था के टॉपिक से भाग रहे हैं। नहीं, मैं अर्थव्यवस्था पे भी आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री तो वर्ल्ड लीडर बन के उभरे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगर दुनिया में किसी की शख्सियत में सबसे बड़ी ऊंचाई पाई है तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने पाई। कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पर जीत पाएंगे। अर्थव्यवस्था पर भी सुधारा है, कोरोना को भी हरा, अर्थव्यवस्था को भी दुनिया के मुकाबले आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। आज भारत में एक्टिविटी भी शुरू है, कोरोना से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया उससे पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। इसलिए आप लोग इस तरह दुष्प्रचार कीजिए भारत का और भारतीयों का मनोबल गिराती रहिए आप लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रोज बोलने से भारत की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी। आज भी देखें, हमने कोरोना के राजस्थान का सियासी बवाल अगला सप्ताह जो है वो एक तरह से हो सकता है निर्णायक, क्योंकि सचिन गुट के जो विधायक है उन पर हाईकोर्ट से भी फैसला आना है। स्पीकर मंगलवार तक ले सकते हैं कोई फैसला, बुधवार को गहलोत विश्वास मत लेकर आ सकते हैं। इन सब पर है हमारी नजर। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।